मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता, एचओडी साइकोलॉजी, एस एन सिन्हा कॉलेज टेकारी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार। साइकोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। यह BA1 ऑनर्स और सब्सिडरी पेपर 1 के लिए है। अलग रूप में इसका अध्ययन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत या चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, किंतु मैं आप लोगों को जनरल साइकोलॉजी के टॉपिक के अंतर्गत इसके बारे में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट या विकास की अवधारणा क्या है उसके बारे में जानें। जैविक प्राणियों में विकास एक अनिवार्य एवं शाश्वत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन काल तक अनवरत चलता है। अर्थात विकास की जो क्रिया होती है वह जीवित प्राणियों में जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन काल तक लगातार किसी न किसी रूप में चलते हैं। विकास से संबंधित परिवर्तनों में व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब विकास से तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति में मानसिक रूप से परिवर्तन होता है, सामाजिक रूप से परिवर्तन होता है, संवेगात्मक रूप से परिवर्तन होता है तथा शारीरिक दृष्टिकोण से उसमें परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन व्यवहारिक परिवर्तन के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है या देखने को मिलता है। व्यवहारिक परिवर्तनों के अंतर्गत कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, यानी व्यक्ति जो चीज पहले जानता है उससे बेहतर तरीके से अपने कार्यों को करने में सक्षम हो जाता है। कार्य क्षमता का विकास होता है, यानी वह जितना कार्य करना शक्ति है उसके पास, उससे अधिक वह कार्य करने में सफल होता है। उसके व्यक्तिगत स्वभाव में भी परिवर्तन, जो स्वभाव वो पहले होता है उसमें किसी न किसी प्रकार का परिमार्जन या परिवर्तन देखने को मिलता है। यह व्यक्तिगत स्वभाव सुधार के रूप में भी प्रकट होता है। अर्थात व्यवहारिक परिवर्तनों के अंतर्गत मूल रूप से व्यक्ति की कार्य कुशलता का संवर्धन होता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, व्यक्तिगत स्वभाव में परिवर्तन होता है और कभी कभी स्वभाव में सुधार होता है। पहले से जो उसका स्वभाव होता है उसकी तुलना में नए स्वभाव का आरोपण होता है, अर्थात वह नए स्वभाव को सीख जाता है जो उसके लिए, उसके परिवार के लिए और समाज के लिए लाभदायक। अब हम लोग कुछ परिभाषाएं देखेंगे कि भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवधारणा को किस प्रकार से परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं में सबसे पहले हम स्किनर की परिभाषा को देखेंगे। स्किनर के अनुसार विकास प्राणियों के जीवन और उनके वातावरण के बीच अंतःक्रिया का प्रतिफल है। अर्थात प्राणी अपने परिवेश के साथ, पर्यावरण के साथ, वातावरण के साथ इंटरेक्शन करता है और प्राणी की अपनी क्षमता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकास का जन्म होता है। यानी विकास उसके शरीर में, मस्तिष्क में देखने को मिलता है। यह प्रतिफल अंतःक्रिया के कारण ही होता है और यह अंतःक्रिया प्राणियों के जीवन और उनके वातावरण के बीच होती है। अर्थात प्राणियों के शरीर में जितने क्षमताएं हैं वे वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं और इसके फलस्वरूप उसके जीवन में
विकास घटित। ड्रेयर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए थे। उनके अनुसार विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। यहाँ दो बातें स्पष्ट हुई कि प्रगतिशील होता है, प्रोग्रेसिव होता है, परिवर्तनशील होता है, और सकारात्मक रूप से परिवर्तन। मतलब जो भी परिवर्तन होते हैं वे व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए और समाज के लिए किसी न किसी रूप में लाभदायक होते हैं। और ये परिवर्तन गोल डायरेक्टेड होता है, लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। अगर निश्चित लक्ष्य नहीं हो तो परिवर्तन की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए विकास में प्रगतिशीलता होती है और निश्चित लक्ष्य होता है, गोल होता है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। मुनरो ने कहा कि यह जो विकास होता है वह परिवर्तन की श्रृंखला है, चेन ऑफ चेंज है। और यह परिवर्तन की जो श्रृंखला होती है उससे एक बालक भ्रूणावस्था से, यानी जब माँ के गर्भ में रहता है उस समय से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बुढ़ापे तक गुजरता है। अर्थात एक लंबी जीवन रेखा है जिस रेखा पर बालक जन्म के पहले से लेकर प्रौढ़ावस्था तक लगातार गुजरता रहता है और परिवेश से इंटरेक्शन के अनुकूल उसमें विकास घटित होता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि विकास का प्रारंभ माँ के पेट से ही हो जाता है। अगर हम पौराणिक कथाओं पर विश्वास करें, महाभारत की कथाओं पर विश्वास करें, तो ये हमें मिलता है कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। कहानी है अर्जुन से एक बार सुभद्रा ने कहा कि आप चक्रव्यूह भेदने की कहानी हमें सुनाइए, तरीका बताइए कि कैसे चक्रव्यूह भेदा जाता है। उस समय सुभद्रा गर्भवती थी और कहानी सुनकर सारे तरीकों को अभिमन्यु को याद हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जब सातवां या जब आखिरी समय आया तब सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन की कहानी को वो सुन नहीं पाई। इसीलिए चक्रव्यूह से निकलने का तरीका अभिमन्यु को पता नहीं हो सका। तो ये तो पौराणिक कथा हुई, किंतु अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें तो यह एक सच्चाई है कि विकास की प्रक्रिया कंसीविंग के समय से ही शुरू हो जाती है और यह अनवरत चलती रहती है। इसीलिए जब कोई माँ गर्भवती होती है तो उसे खुश रहने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसकी मानसिक स्थिति का प्रभाव उसके होने वाले बच्चे या बच्ची पर निश्चित रूप से पड़ेगा। इसीलिए उसे खुश रहने की सलाह दी जाती है। मुनरो ने स्पष्ट कर दिया विकास भ्रूणावस्था से शुरू होकर और प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। अगले मनोवैज्ञानिक हुए हर्लक। उन्होंने भी जो है विकास को परिभाषित किया और उनके अनुसार विकास का अर्थ सिर्फ बढ़ना नहीं है बल्कि परिपक्वावस्था की ओर परिवर्तनों का विकासात्मक क्रम है, जिसके घटित होने से बालक या व्यक्ति में विशिष्ट योग्यताएं और विशेषताएं देखने को मिलती हैं।
सिर्फ बढ़ना नहीं है, बढ़ना तो परिपक्वता तो मैच्योरेशन है। विकास का तात्पर्य प्राणी में होने वाला परिवर्तन है, जिससे व्यक्ति में विशिष्ट योग्यताएं आती हैं। जैसे कोई 5 साल का बच्चा कितना भी तेज होगा, साइकिल नहीं चला पाता, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो उसमें साइकिल चलाने की स्किल या कौशल विशिष्ट योग्यता के रूप में वह अपने आसपास के वातावरण के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से घुलने मिलने लगता है, उसका व्यक्तिगत का विकास होने लगता है। ये विशेषताएं उसको देखने को मिलती हैं। और जब यह विकास परिपक्वता के प्रभाव से प्रभावित होता है, तब वह लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो। मतलब हम मनुष्य के अंदर या प्राणियों में विकास के फलस्वरूप जितनी विशेष योग्यताएं और विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य होता है वांछित एम को प्राप्त, उसी दिशा में हमें प्रवाहित करती हैं ताकि हम अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति करें। अर्थात विकास हमारे लिए हर स्थिति में लाभदायक। अगले मनोवैज्ञानिक है गेसेल। उन्होंने कहा कि हम विकास को देख सकते हैं, जांच सकते हैं और माप सकते हैं। और यह जांचना, देखना और मापना 3 प्रमुख दिशाओं में होता है। हम शारीरिक विश्लेषण कर सकते हैं, शारीरिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और व्यवहारात्मक परिवर्तन के रूप में समझ, अर्थात विकास की का प्रदर्शन, एक्सपोजर शारीरिक विश्लेषण से, शारीरिक ज्ञान से और व्यवहारात्मक परिवर्तन के रूप में संभव। इन सभी में व्यवहारिक संकेत सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को प्रकट करते हैं। शारीरिक विश्लेषण, शारीरिक परिवर्तन तो परिपक्वता से भी आ जाता है। एक बच्चा समय के साथ शारीरिक रूप से वृद्धि करते रहता है। अगर नॉर्मल बच्चा है तो वो बढ़ते रहता है, जिसे हम देख भी सकते हैं, जांच भी सकते हैं, माप भी सकते हैं। शारीरिक ज्ञान भी होता है। प्रारंभ में बच्चे को नहीं पता होता है कि कौन हाथ है, कौन पैर है, कौन आँख है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है, परिपक्वता आती है, तो उसे पता चल जाता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या है, कर्मेंद्रियां क्या है, हमें कैसे करना है, सब सोशलाइजेशन के फलस्वरूप वह सीख लेता है। और तब उसके जीवन में व्यवहारात्मक परिवर्तन होता है, मतलब वह वैसे कार्यों को करना सीख जाता है। जैसे बचपन में बच्चा अपने हाथ से नहीं खा पाता, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब माँ बच्चे को खिलाती है तो धीरे धीरे वो अपने हाथ से खाना सीख जाता है। तो यह जो एक व्यवहारात्मक परिवर्तन, जब बच्चा बहुत छोटा होता है वो अपने से चल नहीं पाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो वह चलने का प्रयास करता है और वह चलने लगता है। तो यह जो परिवर्तन है, यह विकासात्मक स्तर में सबसे अधिक देखने को मिलता है। यानी विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवहारिक संकेत के प्राणियों में पाया जाता है। अर्थात जब उनमें विकासात्मक क्रियाएं घटित होती हैं, तब उसके व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जो है विकास की परिभाषाओं को स्पष्ट करने के बाद हम यह देखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक विकास की कितनी अवस्थाओं को बताया है। आप देखेंगे इन अवस्थाओं को 7 कालों के नाम से जाना जाता है। यानी समय के साथ ये सातों बदलते रहते हैं। वन वे ट्रैफिक के रूप में एक मार्गीय रास्ते पे चलते हैं। जो स्टेज या अवस्था पहले आती है, जब वह अवस्था आगे बढ़ जाती है तो फिर लौटकर वापस नहीं आती। अब हम 7, इसीलिए काल के रूप में कहा जाता है, क्योंकि इसका असर
समय का इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। समय के साथ ये अवस्थाएं सकारात्मक रूप से बदलती चली जाती। अब हम लोग देखेंगे ये 7 अवस्थाएं कौन। पहली अवस्था है गर्भावस्था। जब बच्चा या बच्ची माँ के पेट में रहता है तब से लेकर और जन्म लेने तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। गर्भाधान से लेकर जन्म या मनुष्य में 9 माह के होता है और यह प्रारंभिक अवस्था है। दूसरा है शैशवावस्था। यह जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। जब कोई बच्चा पैदा हो गया तब से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवधि होती है उसे हम शैशवावस्था के। फ्रायड ने इस अवस्था को बड़ा महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने स्पष्ट कहा बच्चे के व्यक्तित्व का विकास इसी अवस्था में हो जाता है। बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, कैसा बनेगा, इसकी पृष्ठभूमि शैशवावस्था में बनती है। अगला है बाल्यावस्था। इसकी अवधि 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। यह भी विकास का बड़ा महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेता है, जिसका असर उसके भावी जीवन में होने वाले परिवर्तनों और व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगली अवस्था है किशोरावस्था। यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे का सेल्फ डेवलप करने लगता है। वह एक स्व प्राणी के रूप में विकसित होता है और धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी या परिपक्वता आने लगती है। वह समाज के गुणों को, बातों को बड़ी सहजता से सीखने लगता है। अपने परिवेश से इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से इंटरेक्शन करना सीख जाता है। अगली अवस्था है युवावस्था। यह अवस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होती है। संवैधानिक रूप से बच्चा वयस्क हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, एडल्ट की श्रेणी में आ जाता है और उसे वोट देने का अधिकार हो जाता है। यह अवस्था जीवन के भावी निर्माण की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे अपने भावी जीवन का निर्माण के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। प्रौढ़ावस्था। यह जो है अवस्था 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक। बच्चा पारिवारिक जीवन में आ जाता है, सामान्यतः उसकी शादी हो जाती है, वह अपने परिवार की रचना, सेल्फ उसका डेवलप होता है, सेल्फ परिवार या फैमिली परिवार विकास कर जाती है और वह जो है अपना विकास करना शुरू करता है। अब तक वह जो बच्चा था या अकेला था वह किसी की जिम्मेवारी निभाने के लायक बन जाता है। पत्नी की जिम्मेवारी निभाता है, कुछ दिनों के बाद फिर बच्चों की जिम्मेवारी निभाता है। अब वह उस स्टेज को देखने के काबिल बन जाता है जिस स्टेज से उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, जिसे वह देख नहीं सका था। अर्थात उसके अपने बच्चे उस स्टेज से गुजरते हैं, यानी गर्भावस्था से लेकर शुरुआत हो जाती है और यह अवस्था 55 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था तक जाते जाते एक व्यक्ति अपने पूर्व के 5 अवस्थाओं की अनुभूति कर लेता है कि उसका जीवन कैसा था और अब कैसा है। अर्थात नेक्स्ट जनरेशन या अगली पीढ़ी की शुरुआत हो जाती है।
आखिरी अवस्था वृद्धावस्था है, जो 55 वर्ष से अंत काल तक चलते रहती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है जो कभी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये सातों मानव विकास की अवस्थाएं हैं, जो गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था। अब आप चित्र देख रहे हैं जिसमें बच्चे में विकास को दर्शाया गया है। बच्चे बचपन में खेल के प्रति कितने आकर्षित होते हैं, समूह में उन्हें खेलना बहुत पसंद आता है। यह एक बचपन के गुणों को या बालक के स्वाभाविक गुणों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार मानव विकास की ये प्रमुख 7 अवस्थाएं हैं, जिन्हें 7 कालों के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि मानव विकास के रूप क्या है, वे कौन कौन से फॉर्म्स हैं जिससे हमको पता चलता है या जिसके स्वरूप से हमें पता चलता है कि उसमें विकास हुआ है या परिवर्तन। पहला है चारित्रिक विकास, कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट। बच्चों में सही गलत, नैतिक अनैतिक, अच्छे बुरे का विकास होता है। प्रारंभ में बच्चा नहीं समझ पाता है क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या लाभकारक है लाभकारी है क्या हानिकारक है, इसका उसे ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वह विकास करते जाता है, उसमें चारित्रिक विकास होता है। समय के साथ चारित्रिक विकास स्वतः होने लगता है और उसे सही और गलत का ज्ञान हो जाता है। वह बच्चा जो बचपन में लालटेन को हाथ से छूने में थोड़ा भी नहीं हिचकता है, बड़ी आसानी से छू लेता है, वह कुछ दिनों के बाद समझ जाता है कि इसे नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इसको छूने से हाथ जल जाएगा। तो सामाजिक परिवेश के अनुकूल उसमें समाजीकरण के गुणों का विकास होने लगता है और पारंपरिक गुणों के आलोक में उसका चारित्रिक विकास। अगला है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास होना। बच्चा जिस परिवेश में रहता है वहाँ मातृभाषा को तो सीख जाता है। जब वह विद्यालय में नामांकन लेता है या विद्यालय में जाता है, तब वह सिखाई गई बातों को अलग से सीखता है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा अगर भोजपुरी क्षेत्र के गांव में या घर में पैदा हुआ है, तो भोजपुरी भाषा सीखने के लिए उसको विद्यालय जाने की जरूरत नहीं होती है, वह सुनकर माँ बाप से या बड़ों से सीख जाता है। लेकिन जब विद्यालय में जाता है तब वह लिखित रूप से, फॉर्मल रूप से, औपचारिक रूप से भाषा को सीखता है। यह भाषा हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या उसका अपना क्षेत्रीय भाषा हो सकता है, लेकिन वह सीख सकता है। उसमें भाषा के प्रति ज्ञान, भाषा को सुनकर वह समझ लेता है और अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना। तो जब भाषाई विकास होने लगता है तो हम लोग समझते हैं कि प्राणी में विकास। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। यहाँ सोशल डेवलपमेंट का तात्पर्य है कि सामाजिक रीति रिवाजों, रहन सहन, परिवेश, वेशभूषा, खान पान इत्यादि को बच्चा सीख जाता है। जिस समाज में वो पैदा होता है उसके तरीकों को सीख जाता है। यह परिवर्तन उसमें देखने को मिलता है और यह विकास का प्रतीक। अगला है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास का तात्पर्य है कि परिस्थिति के अनुकूल बच्चा के शरीर में घृणात्मक या प्रेमात्मक परिवर्तन, या तो लव इंस्टिंक्ट डेवलप करता है या हेट इंस्टिंक्ट।
वह सामाजिक वस्तुओं के प्रति ये सीख जाता है कि किसके प्रति हमें प्रेम का प्रदर्शन करना है और किसके प्रति घृणा का प्रदर्शन करना है। उदाहरण के लिए सांप, छोटा बच्चा सांप दे देने पर वो खेलने लगता है, उसको नहीं पता है कि सांप हानिकारक होता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो उसमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है कि जैसे ही सांप का नाम सुनता है या सांप को देखता है तो वहां से वह भागने लगता है या डंडा लेकर मारने दौड़ता है, गले नहीं लगाता। एक छोटा बच्चा सांप को गले भी लगा सकता है, लेकिन वहीं जब उसमें विकास की प्रक्रिया घटित हो जाती है तब वह सांप को कभी गले नहीं लगा सकता। अर्थात सांप के प्रति उसमें घृणात्मक इमोशन का विकास होता है, जिससे वह या तो उसको मारने दौड़ता है या खुद भाग जाता है या जोर जोर से हल्ला करने लगता है या अपनी मनोवृत्ति के अनुसार घृणात्मक इमोशन का प्रदर्शन करने लगता है। उसी तरह जो चीजें उसे अच्छी लगती है उसके प्रति वह प्रेम का प्रदर्शन करता है, उसे देखना पसंद करता है, उसके नजदीक जाना पसंद करता है, उसे छूना पसंद करता है और उसे पाना या पाने का प्रयास भी करता है। एक छोटे बच्चे के लिए प्रेम और हेट दोनों एक जैसा लगता है। उसके लिए यह अलग कर पाना कौन वस्तु प्रिय है और कौन अप्रिय है, यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सब चीजें उसके लिए प्रिय होती हैं, सब वस्तुओं का वह एक जैसा उपयोग करता है। किंतु जब उसमें विकास की प्रक्रिया घटित हो जाती है तब वह अपने आसपास की वस्तुओं के प्रति प्रेम का भाव या घृणा का भाव प्रदर्शित करना सीख जाता है। अर्थात इस रूप में उसका विकास प्रकट। मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, अर्थात उसमें सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, परसेप्शन की क्षमता बढ़ जाती है और इसका वह भरपूर उपयोग करता है अपने भावी जीवन में सीखने के रूप में। अर्थात जो मानसिक विकास की क्षमता उसके अंतर्गत सुप्त अवस्था में वह जागृत रूप में देखने को मिलती है। उसका सेल्फ पर्सनालिटी या स्व व्यक्तित्व धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ने लगता है और वह हर काम को सीखने की कोशिश करता है और सीख भी जाता है। इस तरह उसका मानसिक विकास इस रूप में होता है कि वह अपने ऑर्गन्स का उपयोग लाभकारी दृष्टिकोण से कर सके। जैसे एक बच्चा है, उसके पास मान लीजिए ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अब आंख कान है लेकिन वह इंग्लिश नहीं समझ सकता, आंख तो वही है क्योंकि उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही स्कूल जाने लगता है तब वही आंख अर्थपूर्ण तरीके से देखना सीख जाता है, वही कान अर्थपूर्ण तरीके से सुनना सीख जाता है, वही त्वचा अर्थपूर्ण तरीके से स्पर्श करना से स्पर्श करते ही वह समझ जाता है कि वस्तु कैसी हानिकारक है कि लाभदायक। वही जीव स्वाद का जो है ज्ञान कर लेती है, स्पष्ट तरीके से कर लेती है कि खट्टा है, मीठा है, तीता है, नमकीन है, कड़वा है। तो वही ऑर्गन्स होते हैं लेकिन उनमें कार्य करने की क्षमता। एक बच्चे के लिए सारा स्वाद एक जैसा ही रहता है, लेकिन वही बड़ा होता है तो हर स्वाद को पसंद करने लगता है। इस तरह विकास के रूप होते हैं जिसमें प्राणियों का विकास प्रदर्शित होता है। ये फॉर्म्स हैं जो मनुष्य में होने वाले विकास को प्रदर्शित करते हैं। इन रूपों में उसका विकास होता है। आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं बच्ची का, छोटी बच्ची है, पेंसिल बना रही है और धीरे धीरे देखिए उसमें कितना परिवर्तन है। छोटे अंकों से लेकर
अक्षर तक, शब्दों को पहचानने से लेकर चित्रों को पहचानने तक, गणितीय अनुक्रियाओं को, संक्रियाओं को करने का एक कल्पना दिखाया गया और अंत में E इक्वल टू mc² भी सीख जाने का प्रयास करती है, दिखाया गया है, जो आइंस्टीन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र है। एनर्जी इक्वल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, अर्थात एनर्जी जो है किसी वस्तु के मास, मात्रा और उस प्रकाश के वेग के स्क्वायर के या वर्ग के गुणनफल के बराबर। तो यह एक बच्चे में सोचने की क्षमता है कि समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है। इस प्रकार आज हमने मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट की अवधारणाओं को संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।